नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इस कंसेप्ट में बात करने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण की बात करेंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट नंबर 33 की बात करेंगे। और आपका साइंस का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर से हम 20 महत्वपूर्ण लाजवाब एमसीक्यूज लेने वाले हैं। तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है इन 20 एमसीक्यूज में से 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर 10+ है, 12+ है, या आपका 15 ऑफ 15 है, या आप 20 ऑफ 20 है। सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका यह अपना परिवार है, टीटी परिवार है, टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल। दोस्तों, प्रश्न यह कह रहा है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य में, यानी आपके और हमारे में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, 24 होती है, 25 होती है, या दोस्तों 26 होती है। कितनी होती है आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो संख्याएं कितनी हो जाएगी, सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो देखिए, तो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या जो है यहाँ पे 23 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर द्विगुणित पूछा गया है। क्या पूछा गया है? द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या पूछा गया है। देखिए, मानव शरीर में कोशिकाओं से बना होता है, सभी जानते हैं। जो हमारा और आपका शरीर है कोशिकाओं से बना होता है, और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं या क्रोमोजोम्स होते हैं। एक समान पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक भी माना जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन कहलाएगा, तो वह हमारे गुणसूत्र कहलाते हैं, जो 46 गुणसूत्र हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कुल संख्या कितनी है। सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, फीडबैक भी कीजिएगा। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 45 है, 46 है, 58 है, या दोस्तों अनिश्चित की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्याएं कितनी हैं, सभी कमेंट के माध्यम से बताइए। 45, 46, 58। देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसलिए कहते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट होता है उनका हम डिफिनेशन लेकर आते हैं, ताकि ये 2-3 प्रश्न आपके तैयार हो सके, 2-3 एमसीक्यूज आपके तैयार हो जाते, एक ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे गुणसूत्र की अगर कुल संख्या पूछी जाएगी तो 46 पूछ हो जाएगा। अगर जोड़ा पूछा जाता है तो 23 हो जाएगा। 46 में 2 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे। तीसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि लड़का पैदा होगा जब बच्चे में एक्स वाई वाई गुणसूत्र होंगे एक्स एक्स या एक्स वाई या वाई वाई होंगे। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है कि जानते हैं, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। फीमेल में एक्स एक्स और पुरुष में वाई वाई गुणसूत्र हो गया। देखिए, जब एक्स और वाई होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एक्स एक्स होगा फीमेल का, और मेल का होता है एक्स वाई होता है। ठीक है, जब फीमेल का एक्स और मेल का एक्स, तब यहाँ पे क्या होगा, जो बच्चा होगा वह लड़की होगी। जब आपका फीमेल का एक्स और मेल का जब वाई होता है, तब यहाँ पे लड़का पैदा होता है, यानी एक्स वाई गुणसूत्र की बात करेंगे तो बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र होगा, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन सा होता है। जो बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है वह पिता का होता है, माता का होता है, माता व पिता दोनों का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं एक्स 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 वाई हमारा होता है। तो जो लिंग निर्धारण होता है, देखिए यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ का अगर वाई आएगा तो लड़का आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो लिंग निर्धारण का उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है वह किसका होता है, एक्स वाई का, और एक्स वाई कौन हो जाता है, मेल, अर्थात हम पिता की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कीजिएगा। पांचवा प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि इनमें से एक लिंग संलग्न रोग है। लिंग संलग्न रोग आपको बताना है। कुष्ठ की बात करेंगे, ल्यूकीमिया हो गया, वर्णांधता हो गया, या क्षय होगा। सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है। हर एक भाई बहन है गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है दोस्तों, एनर्जी बरकरार है तो दोस्तों आपका सिलेक्शन का रास्ता भी बरकरार है। तो एक लिंग संलग्न जो रोग है वह हमें वर्णांधता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
वर्णांधता की बात कर रहे हैं। और वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, बैगनी, हरा, पीला। यानी एक पहचान है, एक मेडिकल पहचान है दोस्तों कि अगर वर्णांधता है उस किसी भी व्यक्ति को तो उसको लाल रंग दिखाई नहीं देगा। फिर लाल रंग किस रूप में दिखाई देता है? नीले के रूप में, बैगनी के रूप में, हरा या पीला। तो लाल रंग उसको हरा दिखाई देता है। किसकी बात कर रहे हैं? उसको हरा दिखाई देगा, ग्रीन। वो जिसको भी व्यक्ति की वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति होगा उसको लाल रंग नहीं, लाल की जगह हरा रंग दिखाई देता है। 7वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है सभी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है और वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, किसके होंगे? देखिए, एक वर्णांध पुरुष, पुरुष कैसा है? वर्णांध से पीड़ित है, वर्णांध से रोगित है, एक समान महिला से विवाह करता है। और वर्णांधता के लक्षण कितने उत्पन्न किस में होंगे? पुत्र में होंगे, पुत्रियों पुत्र के दोनों में होंगे, पुत्रों में होंगे या पुत्रियों में। देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन ही पढ़ा था कि गुणसूत्र जो निर्धारित होते हैं, क्रोमोसोम जो निर्धारित होते हैं, वह पिता पर होते हैं। और एक वर्णांध यहाँ पर पुरुष अर्थात पिता ही कहलाएगा। तो पुत्र और पुत्रों, ठीक है, पुत्री और पुत्रों दोनों में यह जो है लक्षण आ सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, या हम बात कर रहे हैं आइंस्टीन की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, सभी कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? अगर आपका कमेंट लेमार्क या डार्विन में से कोई है, लेमार्क कर रहे हैं आप लोग, कोई यहाँ पे डार्विन भी करेंगे जो मिसगाइड हो जाते हैं, तो आपको लेमार्क के करना है कि जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले आपके लेमार्क होंगे। और बात करें डार्विन की, कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले आपके डार्विन कहलाएंगे। क्या कह रहे हैं? जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो आपके प्रोफेसर किसकी बात कर रहे हैं? डार्विन की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है कि समजात अंग होते हैं, रचना में समान होते हैं, रचना और कार्य दोनों में समान होते हैं, रचना में असमान होते हैं या कार्य में समान होते हैं। सभी कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ही आप लोग कमेंट कर पाते हैं और हम आपसे जुड़ पाते हैं, आपका कमेंट रिप्लाई करते हैं। तो समजात अंग रचना में असमान होते हैं। जो अगर अंग समजात हैं तो वो रचना में आपके असमान होंगे, ये आपको ध्यान देना है। 11वां नंबर प्रश्न है, साइंस का चैप्टर चल रहा है और बेस्ट यहाँ पे MCQs आपको मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू 1 लेवल अप प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति दोस्तों पहाड़ों पर है, वायु पे, जल पे या भूमि पर है? सभी कमेंट करेंगे। प्रश्न सिंपल है लेकिन उत्तर अगर आपने दे दिया बहुत ही मजा आने वाला है। तो मजा क्या आने वाला है कि जीवन की उत्पत्ति जो है सभी लोग बात कर रहे हैं, हम जल की बात करेंगे। देखिए, जीवन का जो कहते हैं ना जीवन, ठीक है, जल ही जीवन है। जल और जीवन का संबंध बिल्कुल जा जिहाज से होता है। जा जिहाज से जल, जा जिहाज से जीवन, और जिहाज से जिहाज का भी संबंध जल से ही होता है। 12वां नंबर प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी हिरण कहलाता है, गाय कहलाता है, बाघ कहलाता है या बंदर कहलाता है? दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो माना जाता है कि हमारा जो कुल है, हमारे जो अवतार हैं वो पहले वन मानुष हुआ करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे पूंछ गायब हुई, फिर धीरे धीरे वो सीधा होने लगे। पहले क्या हो, पहले कमर उनकी सीधी होने लगी, क्योंकि पहले 4 पैरों में जैसे बंदर चलते हैं वैसे चलते थे। धीरे धीरे उनकी कमर सीधी हुई, धीरे धीरे उनके बाल छोटे हुए, धीरे धीरे उनकी पूंछ भी थोड़ा थोड़ा गायब हुई। पूंछ जो होती रीढ़ की हड्डी के नीचे उगती थी। तो विकास की प्रक्रिया मनुष्य का निकटतम प्राणी सभी लोग बंदर की बात करेंगे या वन मानुष की बात कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के विकास के अति प्रारंभिक अवस्थाओं में थे। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस की बात करेंगे, मॉडर्न ह्यूमन का प्रथम उदाहरण क्रो-मैग्नान मानव में प्राप्त होता है। और आधुनिक मानव में आपके अफ्रीका में 2 लाख साल पहले, कितने 2 लाख साल पहले सबसे पूर्वज अफ्रीकी थे। और होमो इरेक्टस के बाद विकास की 2 शाखाओं में इसे विभक्त किया गया था। 13वां प्रश्न यह है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत आपके हक्सले ने, डॉक्टर ब्रीज ने, लेमार्क ने या डार्विन ने? तो लेमार्क और डार्विन हमने पढ़ लिया है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर और बी की। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित आपके डॉक्टर ब्रीज ने किया था, ये आपको ध्यान देना। उत्परिवर्तन और ब्रीज का संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें।
सपोर्ट करते रहें दोस्तों। आपका सपोर्ट, आपका स्नेह, आपका प्रेम बिल्कुल लाजवाब है। इसी तरह बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। टीटी परिवार एजुकेशन चैनल की बात करेंगे दोस्तों। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया का परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में? प्रोटोजोआ की श्रेणी में, एनिलिडा की श्रेणी में, पेरीफेरा की श्रेणी में, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही मेरे प्यारे मित्र गृहिणी सभी कमेंट कर दिए होंगे बेफिक्र कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो वह दोस्तों होगा प्रोटोजोआ की बात करेंगे। 15वां प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत बार एक आपके प्रिपरेशन एग्जाम में, आईएएस, आपके यूपीपीएससी में भी, एमपीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा गया था, यानी हाई लेवल में प्रश्न पूछा जाता है। कुछ देखिए ऐसा नहीं है कि आईएएस मतलब जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, वो नॉर्मल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हर टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी भी कैटेगरी से प्रश्न पूछा जाता है। ज़्यादातर जिस कैटेगरी से आप का जो आप चूज करते हैं, सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं। तो चप्पल की आकृति का जंतु कौन कहलाता है? पैरामीशियम, जियार्डिया, आपके ट्रिपेनोसोमा या अमीबा की बात करेंगे। तो यह बहुत बार प्रश्न आ गया कि चप्पल की आकृति का जो है एक जंतु कहलाता है, वह हमारा कौन सा कहलाता है? पैरामीशियम की बात करेंगे। पैरामीशियम की आकृति काफ़ी हद तक हवाई चप्पल की जैसे होती है और उत्तराखंड के अंदर पाए जाने वाले जो कस्तूरी मृग होते हैं वह 2 से लेकर 5000 मीटर ऊंचे हिम शिखरों के अंदर पाए जाते हैं और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मॉस्कस की बात कर रहे हैं। नोट करेंगे 16वां प्रश्न आपने 15+ कंप्लीट कर लिया है, +5 क्वेश्चन प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है दोस्तों? सीलिया, टेंटिकल्स, कूटपाद या हम फ्लैजिला की बात करेंगे। तो अमीबा का प्रचलन अंग, कहते हैं कि यह प्रचलन चल चुका है डीजे रोड लाइट लाना। पहले डीजे रोड लाइट नहीं होता था दोस्तों, पहले क्या होता था? बस बैंड बाजा लेना है, बस धूमधाम के वही राड ले लेना है जो छुरछुरी बोलते हैं, ठीक है, उसको लेते जाना, बस धूम धड़ाके से नाचते जाना है और बस बारात हो जाती है। मतलब प्रचलन अब चल गया है, डीजे रोड लाइट ये सारा सिस्टम अब, ठीक है, मतलब लाइटिंग सिस्टम का वो क्या है? अब प्रचलन हो गया है। तो यही आपका जो अमीबा का प्रचलन पूछा जा रहा है, अमीबा का प्रचलन ही आपका कूटपाद कहलाता है, ये आपको ध्यान देना। कूटपाद अमीबा की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ, काला आजार ट्रिपेनोसोमा है आपका, ट्राइकोमोनास है, एंटे अमीबा है या हम लिस्मैनिया की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए काला आजार उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है वह लिस्मैनिया कहलाता है, नोट कर लीजिएगा। और सभी प्यारे में इससे निवेदन है, अगर आप जायसवाल सर की या विजय जायसवाल की नोट्स अगर आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम क्लासेज करते हैं सारा कुछ आपको फ्री में मिलेगा। आज ही ज्वाइन करें, टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, सारी जितने भी पिछले हमने पीडीएफ फाइल अपलोड किया है आपको मिलता जाएगा। हर एक क्लास का धीरे धीरे सारे पीडीएफ फाइल आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही टीम हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, बस मेहनत करते जाते हैं बस। और दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं और अभी तक हमें जायसवाल सर को फॉलो नहीं किया है तो जायसवाल कोचिंग सेंटर को अब आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो करना या लाइक करना मत भूलिएगा। बात करेंगे 2-3 प्रश्न, इनको कंप्लीट कर लेते हैं कि निद्रा रोग पैदा करता है, ट्राइकोमोनास को पैदा करता है, ट्रिपेनोसोमा को, आपके लिस्मैनिया को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके ऑप्शन लगभग जो पिछला ऑप्शन था सेम है, लेकिन उत्तर आपका सेम नहीं होने वाला है। उत्तर आपका क्या होगा? निद्रा रोग पैदा करता है ट्रिपेनोसोमा, ये आपको ध्यान देना है। ट्रिपेनोसोमा, सोमा में अगर हम ना लगा दें तो सोना कहलाता है, सोना ही निद्रा कहलाता है, ठीक है। तो ट्रिपेनोसोमा आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए शारीरिक रूप से हानिकारक नहीं है, लेकिन नींद की अगर बात कर रहे हैं कि शर्मिंदगी पैदा करती है नींद। कहते हैं बहुत सोता रहता है, जब देखो सुबह 9 बजे तक सोता रहता है, रात को ज़्यादा जागेगा। भाई कोई भी अगर 1-2 बजे तक जागेंगे तो सुबह ऑलरेडी है, क्योंकि कम से कम 5 से 6 घंटे मिनिमम हमें रिलैक्स के लिए चाहिए, फुल रिलैक्स, ठीक है। ये नहीं कि मोबाइल ईयरफोन में लिए है वो रिलैक्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल फ्री माइंड, कम से कम मिनिमम 6 आवर्स आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो एक बिस्तर साथी आपका जो सताना, रूममेट या समूह जो समूहों में जो स्थितियाँ होती हैं या विघटनकारी हो सकता है। इस वजह से नींद बोलने वाले घर से दूर सोने के लिए कभी कभी डर रहे होते हैं और पास में सो रहे एक व्यक्ति को अनिद्रा का कारण बन सकता है। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं?
भैया हमारे अगर कोई पूछ लेगा कि आपकी कितनी जोड़ी टांगे हैं, अगर कोई विकलांग व्यक्ति नहीं है तो एक जोड़ी टांगे कहलाएंगे, क्योंकि वह जोड़ी पूछ रहा है। अगर पूछा जाता कितने टांगे तो आप बोलेंगे 2 टांगे हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कीटों में कितने टांगे होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कीट की बात कर रहे हैं, तो टोटल 6 टांगे होती हैं और 6 टांगों में जोड़ी पूछ लिया गया, अर्थात यहाँ पर 3 जोड़ी टांगे हो जाएंगी। 20वां प्रश्न क्या है, पूछा जा रहा है कि दोस्तों मच्छर में जो है लाल खून उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है। देखिए आप लोग देखते हो मच्छर जैसे इस समय काटता है, बारिश के मौसम बहुत खुजली होती है यार, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसी टाइम देखिए मलेरिया वगैरह ये सारी बुखारें होती हैं, क्योंकि इस टाइम मच्छर जो लार्वा होता है बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं मच्छर, और मच्छर जो पैदा होते हैं वो लार्वा से होते हैं। एक मच्छर एक लार्वा में पता नहीं कितने मच्छर पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और मच्छर में देखे होंगे जो मच्छर खून पीता है तो उसके जो पीछे साइड का हिस्सा होता है लाल रंग का हो जाता है। तो ये लाल रंग जो उभर आता है वह किस पोषण के कारण होता है, पौधे के कारण, केंचुआ के कारण, स्तनधारी के कारण या तिलचट्टे के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो दोस्तों किसके कारण होता है, वह स्तनधारी के कारण होता है। मच्छर में यहाँ पे मच्छर होगा, तो मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण का कारण है, वह स्तनधारी पोषण का कारण होता है। तो दोस्तों ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। और सभी लोग जानते हैं मच्छर वही काटता है, वही खून चूसता है, कौन सा, मादा मच्छर। जब मादा मच्छर प्रेग्नेंट होती है तो वह खून चूसती है बच्चे के पालन पोषण के लिए, ठीक है। तो ये रहे आज महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, आप लोगों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आई होप हर एक क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। इसी तरह लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें, आगे आने वाले प्रश्न और बेहतरीन लाजवाब होंगे, ठीक है। कमेंट करिए, जो भी जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स या वीकली करंट अफेयर्स की कोशिश भी करेंगे, कुछ जीके क्वेश्चन की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे आने वाले समय में रीजनिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत हफ्ते में 1-2 क्लास रीजनिंग की भी करें, ताकि आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रह सकें और अपनी सपने को पूरा करें, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट कंसेप्ट पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।